Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 30th August 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about 26th Western Journal Council meeting. This topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. तो ये सिर्फ करंट न्यूज कवर करना हमारा पर्पस नहीं है. विथ हेल्प ऑफ दिस आर्टिकल वी विल बी कवरिंग अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन पॉलिटी. तो एक बार जरा ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं अबाउट द टू बेसिक स्ट्रक्चर्स रिगार्डिंग पॉलिटिकल सिस्टम्स फॉलोड वर्ल्ड वाइड. दो डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर जो वर्ल्ड वाइड फॉलो किए जाते हैं वो हैं फेडरल एंड यूनिटरी पॉलिटिकल सिस्टम्स, जो आपने अपने बेसिक पॉलिटी क्लासेस में जरूर पढ़ रखे होंगे. फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम इज द वन जहाँ पे पावर फंक्शंस एंड जुरिडिक्शंस आर क्लियरली डिमार्केटेड बिटवीन द यूनियन एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, जिसको हमारे देश में हम लोग स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं. वहीं यूनिटरी सिस्टम के अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हो सकते हैं, बट देयर पावर फंक्शंस jurisdictions are not clearly demarcated, or they derive their power functions and jurisdictions from the central government, which can be taken away by the central government at any point of time according to the will of the central government. तो यही अंतर है. फेडरल सिस्टम में स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर फंक्शंस क्लियरली डिमार्केटेड होते हैं. यूनिटरी सिस्टम में स्टेट गवर्नमेंट अगर होती भी है तो उसके पावर फंक्शंस यूनियन गवर्नमेंट से डिराइव होते हैं. यूके सिस्टम, यूनाइटेड किंगडम का जो सिस्टम है, दैट इज बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, यूनिटरी सिस्टम. जबकि यूएस या कुछ हद तक हमारे देश में इंडिया में भी फेडरल सिस्टम है. मैंने कुछ हद तक इसलिए कहा क्योंकि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को हम लोग फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस नाम से बुलाते हैं, क्योंकि एसेंशियली तो हमारा फेडरल फीचर है, बट उसमें कुछ कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो यूनिटरीनेस की तरफ इंडिकेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द फीचर्स दैट मेक इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम अ फेडरल टाइप. दो लेवल पे गवर्नमेंट है हमारे यहाँ, ड्यूअल गवर्नमेंट, सेंटर एंड स्टेट लेवल पे, एंड द क्लियर कट डिवीजन ऑफ पावर इज ऑल्सो देयर. आपको पता होगा शेड्यूल 7 दैट डिमार्केट सब्जेक्ट्स इनटू यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन विच इज इन रिटन फॉर्म. तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है दैट इज अ काइंड ऑफ गारंटी ऑफ द पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स. क्योंकि जैसे यूके में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पे कन्वेंशन ही कॉन्स्टिट्यूशन है, तो फिर वहां पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पावर फंक्शंस जो हैं उनका कोई बेसिस नहीं है. वट एवर यूनियन गवर्नमेंट सेज, वट एवर लॉ इट मेक्स बिकम्स द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसी कारण से अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल फीचर नहीं गारंटी कर सकता है. इट्स अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिमार्केटिंग द पावर फंक्शंस ऑफ द यूनियन एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इज अ गारंटी ऑफ फेडरल फीचर जो हमारे देश के अंदर है. सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशियरी in India. The Supreme Court is considered to be the guardian of the Constitution. That means the union government, the union legislatures or the executives cannot change the Constitution as per their will. The judiciary is there, especially the Supreme Court, to protect the interest of the states, and that is how independent judiciary is guarantee of the federal feature. Bicameralism, two houses at the union level. One is the lower house जिसको हम लोग लोकसभा कहते हैं. अब that is representing the legislative power of the union government. लेकिन at the same time we have राज्य सभा, the upper house, जहाँ पे अलग अलग states के representatives जाते हैं, and there every law that is to be made by the union government is evaluated from the perspective of the interest of the states in राज्य सभा. इसीलिए उसका नाम ही है राज्य सभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स. तो राज्यसभा को बनाने के पीछे मेन पर्पस था कि स्टेट्स के इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे. जब भी कोई भी कानून बन रहा हो उस वक्त राज्यसभा इस पर्सपेक्टिव से भी इवेलुएट करे कि रेस्पेक्टिव स्टेट्स के इंटरेस्ट पे इस कानून का क्या असर पड़ेगा. तो ऑल सच फीचर्स आर काइंड ऑफ इंडिकेशन दैट इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इज ऑफ फेडरल टाइप. बट उसमें कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो हमें यूनिटरी बायसनेस की तरफ रिफ्लेक्ट करते हैं. जैसे कि स्टेट्स के नाम बदले जा सकते हैं, उनकी टेरिटोरियल साइज या डिमार्केशन चेंज की जा सकती है, इवन व्हेन स्टेट्स आर नॉट इन कंग्रुएंस. कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको बताया था कि केरला का नाम प्रपोज और नाम चेंज करने का प्रपोजल आया है, केरलम करने का प्रपोजल आया है. उस वक्त मैंने डिटेल में समझाया था कि कैसे यूनियन लेजिस्लेचर्स चाहें तो स्टेट्स की बाउंड्री बदल सकते हैं
उनका नाम बदल सकते हैं इवन व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट इन कॉन्ग्रुएंस, आर नॉट कन्विंस्ड, तब भी ऐसा किया जा सकता है। तो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नहीं है स्टेट्स के पास, दैट इज वन फीचर ऑफ यूनिटरी बायसनेस। इमरजेंसी के केस में हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो पूरी तरह से यूनिटरी बाइस्ड हो जाता है या यूनिटरी सिस्टम हो जाता है, वेयर द पावर्स आर कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड इनटू द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नर का जो इंस्टीट्यूशन है एट द स्टेट लेवल which is governor is appointed by the union government but acts as the head of the states for the provincial government. and many cases में हमने देखा है कि स्टेट लेवल पे गवर्नर और जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हैं स्टेट लेवल पे उनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। हमने देखा इन केस ऑफ वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु। तो गवर्नर का जो इंस्टीट्यूशन है दैट इज ऑल्सो समटाइम्स कंसिडर्ड एज an indicator of unitary biases in Indian political system case. But overall, essentially, Indian political system is फेडरल टाइप। और फेडरल फीचर्स जो होते हैं किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में उसके अंदर फिर अलग अलग तरीके से उसको प्रैक्टिस किया जा सकता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वेयर डिफरेंट स्टेट्स cooperate with each other with having common goal of economic benefit और good governance। उसके अलावा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अलावा दूसरा जो फेडरलिज्म प्रैक्टिस करने का तरीका हो सकता है उसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, जहाँ पे तमाम स्टेट्स या यूनियन आपस में कॉम्पीट करते हैं इन ऑर्डर टू परफॉर्म बेटर, इन ऑर्डर टू हैव बेटर एंड बेटर इकोनॉमिक आउटकम्स एंड गुड गवर्नेंस। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जाम्पल हो सकता है इंटर स्टेट काउंसिल, जोनल काउंसिल, जिससे ये करंट आर्टिकल रिलेटेड है। तो हमें जोनल काउंसिल कवर करना था इस आर्टिकल में, यही न्यूज़ था। तो हमने पूरा पूरा बैकग्राउंड देख लिया और मैंने आपको बताया कि हाउ जोनल काउंसिल्स आर एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वेयर स्टेट्स कोऑपरेट विथ ईच अदर इन ऑर्डर टू find solution to certain problems that different states are facing in a collective manner। वहीं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के एग्जांपल्स हो सकते हैं एचडीजी इंडेक्स, स्टेट हेल्थ इंडेक्स। तो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में क्या होता है कि अलग अलग स्टेट्स के बीच में थोड़ा कंपटीशन डेवलप करने की कोशिश की जाती है, कंपटीशन की भावना डेवलप करने की कोशिश की जाती है ताकि अलग अलग स्टेट्स अपने लेवल पे अच्छा परफॉर्म करें और इससे ओवरऑल हमारे देश के अंदर गुड गवर्नेंस या इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंश्योर हो। तो स्टेट्स को अच्छा परफॉर्म करने के लिए उनके अंदर कंपटीशन की भावना डेवलप कराने के लिए अलग अलग इंडेक्स पब्लिश किए जाते हैं कि अलग अलग स्टेट्स की क्या एचडीजी इंडेक्स है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, स्टेट ऑफ हेल्थ इंडेक्स, स्टेट ऑफ एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स एंड ऑल। तो अलग अलग स्टेट्स की जब रैंकिंग दी जाती है तो नेचुरली डेवलप्स अ सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस अमंग्स द स्टेट्स एंड दैट प्रोपेल्स देम टू work in a better fashion, and that ultimately helps in ensuring good governance and good economic outcomes for the common citizen। तो ये है competitive federalism। but cooperative federalism where states cooperate with each other with the collective national goals। तो उसका एग्जाम्पल हो सकते हैं इंटर स्टेट काउंसिल एंड जोनल काउंसिल्स। तो इंटर स्टेट काउंसिल पहले देखते हैं, देन वी विल बी सीइंग जोनल काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल का जिक्र किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 263 में, जहां पे कहा गया है कि टाइम टू टाइम प्रेसिडेंट में आस्क द यूनियन गवर्नमेंट टू स्टैब्लिश एन इंटर स्टेट काउंसिल, जहां पे तमाम स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। और इंटर स्टेट काउंसिल का मेन मकसद होगा कि कोई भी स्टेट्स के बीच में हो रहे डिस्प्यूट को कलेक्टिव तरीके से मिल करके रिजॉल्व किया जाए। किसी भी मामले में सारे स्टेट्स का अगर ओपिनियन चाहिए तो फिर उसके लिए भी इंटर स्टेट काउंसिल बैठाया जा सकता है। तो बेसिकली आर्टिकल 263 में ये प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने लिख करके दिया है कि जब भी हमारे देश के अंदर स्टेट्स के बीच में ज़्यादा डिस्प्यूट बढ़ जाए या किसी भी मुद्दे पे स्टेट्स के बीच में एक कोऑर्डिनेशन की जरूरत हो तो प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर में स्टैब्लिश वन सच इंटर स्टेट काउंसिल। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेंटर और स्टेट्स के बीच में काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स बढ़ रहे थे, काफ़ी सारी जगहों पे दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट्स हो रहे थे। तो फिर सरकारिया कमीशन दैट वाज क्रिएटेड इन 1983 फॉर मेकिंग अ बेटर पॉलिटिकल इकोसिस्टम, हैव गुड सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस, उसने रेकमेंड किया कि भारत सरकार को एक इंटर स्टेट काउंसिल बनाना चाहिए ऑन रिकमेंड एज पर आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
तो सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन पे पहली बार इंटर स्टेट काउंसिल बनाई गई 1990 में एज पर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। तो ये बनी पहली इंटर स्टेट काउंसिल। प्राइम मिनिस्टर of the country was chairman of it, and chief ministers of all states and union territories were the member of interstate council. बट आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इंटर स्टेट काउंसिल इज नॉट अ परमानेंट बॉडी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है आर्टिकल 263 में कि जब जब जरूरत होगी तो इंटर स्टेट काउंसिल बनाया जाएगा। इंटर स्टेट काउंसिल दिए हुए एजेंडा पे डिस्कशन करेगा, सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करेगा, एंड वंस द सॉल्यूशन हैज बीन अटेन्ड देन इंटर स्टेट काउंसिल विल सीज टू एग्जिस्ट। तो इस तरीके से पहला इंटरस्टेट काउंसिल बनाया गया 1990 में, एंड टाइम टू टाइम several interstate councils have been created in order to promote cooperation amongst the states, and that is why I said interstate council is an example of cooperative federalism। ये तमाम एग्जाम्पल्स हैं कब कब इंटरस्टेट काउंसिल्स हमारे देश के अंदर बनाए गए हैं इन ऑर्डर टू डेवलप कोऑपरेशन अमंग्स्ट द स्टेट्स। इंटरस्टेट काउंसिल के अलावा स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन डेवलप करने के लिए और भी एक प्लेटफॉर्म है जिसको हम लोग कहते हैं जोनल काउंसिल। तो 5 तरह के जोनल काउंसिल हैं हमारे देश में। नदर्न जोनल काउंसिल कंप्राइजिंग ऑफ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड ऑल। सेंट्रल जोनल काउंसिल का कंप्राइजिंग ऑफ सेंट्रल स्टेट्स। ईस्टर्न जोनल काउंसिल कंप्राइजिंग ऑफ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक बिहार, झारखंड, उड़ीसा। वेस्टर्न जोनल काउंसिल कंप्राइजिंग ऑफ द स्टेट्स लाइक गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र। इसी वेस्टर्न जोनल काउंसिल से रिलेटेड ये न्यूज है। और सदर्न जोनल काउंसिल। ये 5 जोनल काउंसिल हैं, बट ध्यान देने वाली बात यह है कि इंटर स्टेट काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्रिएटेड एज पर आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, while zonal council is a statutory body. It is not mentioned in the constitution, but it is created as per States Reorganization Act of 1956। तो हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के कहने पे, सजेशन पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब लाया गया था, वेयर स्टेट्स वेयर टू बी रीऑर्गेनाइज्ड, देयर बाउंड्रीज टू बी वेयर टू बी रीड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल क्राइटेरिया, जिसमें से एक क्राइटेरिया था लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज को लेकर के लिंग्विस्टिक डिमार्केशन ऑफ स्टेट बाउंड्रीज को लेकर के काफी टाइम से डिमांड चल रहा था। तो इसीलिए लाया गया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 में एक और प्रोविजन है that was inserted as per recommendation of our first prime minister जवाहरलाल नेहरू जी, जिसमें कहा गया था कि 5 काउंसिल्स, जोनल काउंसिल्स बनाए जाने चाहिए। अलग अलग जोन से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट हो या एरिया वेयर कलेक्टिव ओपिनियन इज रिक्वायर्ड, तो फिर जोनल काउंसिल्स की मीटिंग होनी चाहिए। जोनल काउंसिल्स की जब भी मीटिंग होगी दैट विल बी चेयर्ड बाय यूनियन होम मिनिस्टर, और जो भी उस जोन के स्टेट्स होंगे, उन स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर्स होंगे, दे विल बी द मेंबर्स ऑफ दो जोनल काउंसिल, प्लस उन्हीं में से एक चीफ मिनिस्टर को बना दिया जाएगा वाइस चेयरमैन। और ये जो जोनल काउंसिल की वाइस चेयरमैनशिप है, दैट विल बी डिसाइडेड ऑन द रोटेशन बेसिस अमंग्स द मेंबर स्टेट्स। इसी से रिलेटेड ये करंट न्यूज है कि वेस्ट जोनल काउंसिल की मीटिंग 26th वेस्ट जोनल काउंसिल की मीटिंग हाल फिलहाल में हुई। 26th वेस्ट जोनल काउंसिल मतलब ये सारे स्टेट्स गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, उसमें यूनियन टेरिटरी दमन दीव, दादरा नगर हवेली भी आ जाएगा। इनकी 26th मीटिंग हुई, जिसको हेड किया हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने। अब आपने एक और बात ध्यान दी होगी कि ये जोनल काउंसिल्स के अंदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तो हैं ही नहीं। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए अलग से प्लेटफॉर्म बनाया गया, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, दैट वाज क्रिएटेड इन 1971 so that the 8 northeastern states would come on the common platform and discuss the converging areas of interest। तो इस तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए अलग से बॉडी बनाई गई। इट्स हेडक्वार्टर इज इन शिलोंग। Earlier it had only 7 states, but later on Sikkim was also added to it as a result of amendment। That one fact you have to keep in mind। इसके भी जो चेयरपर्सन होते हैं वो यूनियन होम मिनिस्टर ही होते हैं, while Ministry of Donor will be vice chairperson and chief ministers of all 8 northeastern states would be the members। The chief ministers would be the members of northeastern council। और जैसा कि मैंने आपको बताया, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो एरियाज ऑफ इंटरेस्ट है उनसे रिलेटेड डिसीजंस लेंगी। तो इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन।
एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन भी इस टॉपिक के बेसिस पे मैंने आपको दे रखा है। कुछ इस तरीके का सवाल है, बोथ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट डिराइव्स देयर पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, yet the Indian constitution provides for a federal system with unitary bias, explain। तो ब्रीफली आपको डिफाइन कर देना है कि फेडरल सिस्टम क्या होता है, यूनिटरी सिस्टम क्या होता है। थोड़ा सा एग्जांपल आप दे सकते हैं यूएस और यूके का। फिर यू हाईलाइट द फेडरल फीचर्स, दैट टू इन अ ब्रीफ मैनर, कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, डिवीजन ऑफ पावर, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल। And then you give the features of unitary biases in Indian constitution, single constitution, single citizenship and all, integrated judiciary. While in US you see there is a segregated judiciary, India में we have integrated judiciary, and then you briefly mention, ये बात जो मैंने अभी तक नहीं बताई थी डिस्कशन में, अब मैं बता रहा हूँ कि इंडिया के अंदर ऐसा सिस्टम क्यों फॉलो किया जाता है, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, बिकॉज ऑफ ह्यूज डाइवर्सिटी इन आवर कंट्री, एथनिक डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, इतना सारा डाइवर्सिटी है। ऐसे हालात में अगर हमने पूरी तरह से रीजनल फ्रीडम दे दिया, ऑटोनॉमी दे दी, तो हो सकता है कि सेक्सेशनिस्ट या सेपरेटिस्ट टेंडेंसी जो है वो फोमेंट हो, राइज हो, और जिससे हमारे देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को खतरा हो। क्योंकि हमारा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है वो ऐसा रहा है, हमारा देश का एक बार पार्टीशन हो चुका है, राइट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो गिवन द हिस्टोरिकल फैक्टर्स, in order to ensure territorial integrity, in order to ensure unity in diversity, India has this kind of system, जहाँ पे we have federal system with unitary bias. Normal circumstances में we have a federal system to respect the regional aspirations, but बहुत ज़्यादा regional aspirations को हम support नहीं कर सकते in case of any secessionist या separatist tendency। तो ऐसे हालात में our system turns into unitary system, which is important for maintaining the टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। एट द सेम टाइम कंक्लूजन में कुछ ऐसा लिख सकते हैं, फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द फेडरल सिस्टम वी हैड सरकारिया कमीशन इन 1983 दैट टॉक्ड अबाउट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म टू बी इंप्लीमेंटेड थ्रू इंटरस्टेट काउंसिल। इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने रिवाइज करा दिया है कि फेडरल सिस्टम क्या होता है, पावर फंक्शन जुरिडिक्शंस क्लियरली सेग्रीगेटेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। यूनिटरी सिस्टम इज वेयर पावर इज कंसंट्रेटेड विद द यूनियन गवर्नमेंट। फिर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में मैंने आपको बताया कि इट हैज फीचर्स ऑफ फेडरल फीचर्स विथ यूनिटरी बायस। फेडरल फीचर्स के कुछ प्रोविजंस देख सकते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बाइकैमरलिज्म, बट यूनिटरी बायस भी है, इमरजेंसी है, अमेंडमेंट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स बिलोंग टू द यूनियन गवर्नमेंट, गवर्नर का इंस्टीट्यूशन है। At the same time, we can see in India we have cooperative and competitive federalism both. Cooperative federalism के examples हो सकते हैं interstate council, which is a constitutional body, five zonal council and northeastern council, which is statutory body, and competitive federalism का example different indexes that are example of competitive federalism. Different indices are examples of competitive federalism. The next article is about mass death of emperor penguins. This topic is important for mass syllabus GS paper 3 environment point of view. तो ये एम्पेरर पेंगुइन्स का इमेज है। दे आर टॉलेस्ट एंड हेवीएस्ट ऑफ ऑल लिविंग पेंगुइन स्पीसीज एंड दे आर एंडेमिक टू अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका रीजन में पाए जाते हैं। आईयूसीएन के रेड डेटा बुक को अगर देखा जाए तो इनके पॉपुलेशन पे अभी तो कोई खास खतरा नहीं है। दे आर कैटेगराइज्ड एज नियर थ्रेटेड, तो बहुत ज्यादा खतरा तो नहीं है। बट ये न्यूज में क्यों आए, क्योंकि अंटार्कटिका रीजन में पाए जाते हैं, और अंटार्कटिका रीजन का एरिया धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण आइस जल्दी जल्दी मेल्ट हो रहा है, और जल्दी जल्दी आइस मेल्ट होने के कारण ओवरऑल द हैबिटेट्स ऑफ दीज एम्पेरर पेंगुइन्स आर श्रिंकिंग, एंड दैट इज लीडिंग टू मास एक्सटिंक्शन ऑफ दीज एम्पेरर पेंगुइन्स। 2022 में अकेले 10,000 एम्पेरर पेंगुइन चिक्स डाइड बिकॉज ऑफ सबमर्जेंस, डूब गए क्योंकि द अंडरनीथ ice got melted, and they it got melted away, and the since ice got melted away, जहाँ पे इनकी ब्रीडिंग हुई थी वो पूरा का पूरा पार्ट सबमर्ज हो गया, एंड दैट लेड टू मास डेथ ऑफ 10,000 एम्पेरर पेंगुइन्स। तो कैसे इस्तेमाल करें, देखिए इसका आंसर राइटिंग में। एक तो हो सकता है कि एम्पेरर पेंगुइन्स न्यूज में आए हैं तो आपसे सीधा सीधा इस तरीके का प्रीलिम्स में सवाल पूछ ले, तो एक क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। उसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग पे सवाल आना तय है, आता ही रहता है, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग पे। तो सब लोग लिखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, लेकिन अगर आप कुछ
फैक्ट्स कोट कर पाएं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये स्पीसीज का मास डेथ हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो आपका आंसर थोड़ा अच्छा लगता है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप ग्लोबल वार्मिंग पे कभी आंसर लिख रहे हो मेंस में, तो देयर यू कैन मेंशन अबाउट दिस मास डेथ ऑफ 10,000 एम्पेरर पेंगुइन्स इन 2022 अलोन। बस एक साल में इतने एम्पेरर पेंगुइन्स की डेथ हुई है। तो दे आर टॉलेस्ट एंड हेवीएस्ट ऑफ ऑल लिविंग पेंगुइन्स फाउंड इन अंटार्कटिका, नियर थ्रेटेंड है। बट अंटार्कटिका रीजन में ग्लोबल वार्मिंग के कारण आइस फ्री रीजन जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। ये एरो मुझे नीचे साइड में देना था। आइस फ्री रीजन जो है, आई एम सो सॉरी, ये ठीक ही है, आइस फ्री रीजन बढ़ रहा है, मतलब आइस वाला एरिया श्रिंक कर रहा है, ठीक ही है। राइट, दैट मीन्स श्रिंकिंग ऑफ हैबिटेट्स एंड श्रिंकिंग ऑफ हैबिटेट्स ऑफ एम्पेरर पेंगुइन्स लीडिंग टू डेथ, मास डेथ ऑफ 10,000 एम्पेरर पेंगुइन्स इन 2022। ये क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बोल ही चुका हूँ। अटेम्प्ट एन आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about BS6 flex fuel vehicle launched. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. सबसे पहले देखते हैं फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल होता क्या है। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल वो व्हीकल होता है जो अलग अलग तरीके के फ्यूल को यूज कर पाए फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी, जैसे कि वो प्योर पेट्रोल के बेसिस पे भी रन कर ले, एथेनॉल के बेसिस पे भी रन कर ले थोड़े टाइम तक, या ब्लेंडेड पेट्रोल को भी वो यूज कर ले फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी एंड रनिंग इटसेल्फ। तो इस ऐसे व्हीकल को कहा जाता है फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल। इट यूजेज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल एट द सेम टाइम। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपने कुछ ऐसे व्हीकल्स देखे होंगे जिसमें अलग से सीएनजी का टैंक लगा रहता है, और वो पेट्रोल से भी चल सकते हैं, सीएनजी से भी चल सकते हैं। उनको नहीं कह सकते हम लोग फ्लेक्स फ्यूल, क्योंकि फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल के लिए जरूरी है कि उसके अंदर एक ही टैंक हो। इन द सिंगल टैंक, इन द सिंगल टैंक अलग अलग तरीके का फ्यूल हैंडल करने की अगर कैपेसिटी हो, तो उस तरह के व्हीकल को कहा जाता है फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल। जबकि जिस तरह के व्हीकल की मैं बात कर रहा था कि अलग से पेट्रोल का टैंक लगा है और एक अलग से सीएनजी का टैंक लगा है, तो इस तरह के व्हीकल को हम लोग कहते हैं बाई फ्यूल व्हीकल। दे आर नॉट कंसिडर्ड एज फ्लेक्स फ्यूल। तो फ्लेक्स फ्यूल मतलब सिंगल टैंक, बाई फ्यूल मतलब टू सेपरेट टैंक, वन फॉर सीएनजी अनदर वन फॉर पेट्रोल। और फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल का काफी सारा फायदा है ऑफ कोर्स, क्योंकि फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल है मतलब वो ब्लेंडेड पेट्रोल का भी इस्तेमाल कर सकता है। हमारे देश का टारगेट है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग की जाए 20% तक विथ पेट्रोल बाय 2025। तो अगर एथेनॉल ब्लेंडिंग का वो यूज कर सकता है फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल, तो नेचुरली इट विल ब्रिंग डाउन द यूजेज ऑफ पेट्रोल। इससे हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो भी कम होगा, बिकॉज इंडिया हेवीली डिपेंड्स अपॉन इंपोर्ट टू मीट आवर पेट्रोल रिक्वायरमेंट। और पेट्रोल की तुलना में ये जो E20 पेट्रोल है, यानी कि एथेनॉल 20% ब्लेंडेड पेट्रोल है, ये रिलेटिवली क्लीनर भी है। तो दैट इज हाउ फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स आर इकोनॉमिकली बेनिफिशियल बाय रिड्यूसिंग इंपोर्ट बिल, प्लस दे वुड बी इन्वायरमेंट फ्रेंडली ऑल्सो। अब हमारे देश के अंदर फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स ऑलरेडी रिलीज हो चुके थे। अभी करंट न्यूज है वो है रिगार्डिंग फ्लेक्स फ्यूल इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो हमारे देश के अंदर हाल फिलहाल में हमारे यूनियन रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब ने एक नए तरीके के व्हीकल का लॉन्च किया। दिस व्हीकल हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय टोयोटा किर्लोस्कर मोटर। ये व्हीकल जो आप देख रहे हैं इस इमेज में, ये फ्लेक्स फ्यूल भी है, BS6 कॉम्प्लायंस भी है, और इलेक्ट्रिक पावर्ड भी है। मतलब जरूरत पड़ने पे, मतलब हाइब्रिड टाइप। आपने देखा होगा आजकल हाइब्रिड गाड़ियां आ रही हैं, जैसे टोयोटा का हाई राइडर है, आई थिंक मैनी हाइब्रिड कार्स आर कमिंग, कि कम स्पीड में चलना हो तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, वो हाई स्पीड पे चलना हो तो फिर इस तरीके के कार्बन बेस्ड फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो नई कार आई है ये फ्लेक्सी फ्यूल भी है, इलेक्ट्रिक पावर्ड भी है, एट द सेम टाइम BS6 कंप्लायंस भी है। तो BS6 क्या है? भारत स्टेज 6 नॉर्म्स। तो इस नॉर्म को हमने अडॉप्ट किया था 2020 में। हमने भारत स्टेज 4 से सीधा जंप कर लिया था भारत स्टेज 6 में, एज पर सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्टिव ये किया गया था। तो बेसिकली भारत स्टेज नॉर्म्स जो होते हैं, BS नॉर्म्स, दे आर standards that has to be made by vehicles and fuels that are used in that vehicles, ताकि इमिशन कम हो। तो इंडिया में भारत स्टेज 4 के व्हीकल्स इस्तेमाल हो रहे थे 2020 में। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे फिर हम
ने जंप किया, भारत स्टेज 5 को पूरी तरह से स्किप कर लिया और भारत स्टेज 6 पे जंप किए। भारत स्टेज 6 में भारत स्टेज 4 की तुलना में काफी सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे पर्टिकुलेट मैटर कम रिलीज होगा, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब कुछ कम रिलीज होगा। तो बेसिकली भारत स्टेज 6 नॉर्म्स फॉलो करने वाले जो फ्यूल्स हैं और जो ऑटोमोबाइल्स हैं, दे आर इन्वायरमेंट फ्रेंडलियर एज कंपेयर टू भारत स्टेज 4 नॉर्म्स फ्यूल्स एंड ऑटोमोबाइल्स। यही बातें यहाँ लिखी हैं कि फ्लेक्स फ्यूल इंजन सिंगल टैंक से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल को हैंडल कर सकता है। करंट न्यूज इज दैट वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रिक plus flex fuel plus BS stage engines have been released by Toyota Kirloskar. BS6 is emission norm standard, which is a standard for both fuel to be used and vehicles. And it is implemented in India since 2020. इस टॉपिक के बेसिस पे prelims practice question हमने आपको दे रखा है. Please attend this question and you can submit the answer in the comment section. The next article is about Chocoa rice that got GI tag recently. This topic is important from our syllabus GS paper 5 as I'm Su's point of view. तो चोकोवा राइस को जीआई टैग मिला है हाल फिलहाल में। चोकोवा राइस के बारे में अगर देखा जाए तो इसको असम में हम लोग मैजिक राइस भी कहते हैं। इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ असम क्यूलिनरी हेरिटेजेस, मतलब नॉर्मली यहाँ पे काफी ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है हमारे यहाँ पे। बट हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो हिस्टोरिकली भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज इट वॉज स्टेपल डाइट फॉर द ट्रूप्स ऑफ अहोम डायनेस्टी। नॉर्मली ब्रह्मपुत्र वैली में ही इनको ग्रो किया जाता है चोकुआ राइस को। एंड इट इज सेमी ग्लूटिनस, ग्लूटिनस मतलब होता है स्टिकी राइस। तो पूरी तरह से स्टिकी भी नहीं है, सेमी स्टिकी है। एंड इट इज अ विंटर राइस कैटेगरी नोन एज सॉली राइस। जीआई टैग क्या होते हैं देखिए, जीआई टैग किसी भी प्रोडक्ट को कहीं से भी दिया जाता है, जैसे कि असम से चोकोआ राइस को दे दिया गया जीआई टैग। तो इसका मतलब यह है कि अब कोई भी राइस प्रोड्यूसर अपने राइस को चोकोआ राइस तभी कह सकता है इफ इट फुलफिल्स टू क्राइटेरिया। एक तो एक पर्टिकुलर क्वालिटी को मीट करना चाहिए, दूसरा उसको इसी रीजन असम से आना चाहिए। समझिए बात होती क्या है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किसी किसी पर्टिकुलर एरिया से आने वाला प्रोडक्ट जो है वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाता है बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल दार्जिलिंग से आने वाली चाय पॉपुलर हो गई पूरे इंडिया भर में या दुनिया भर में कि बहुत अच्छी होती है। तो कहीं पे भी कोई भी चाय उगाएगा, टी लीव्स उगाएगा, वो नाम लिख देगा दार्जिलिंग टी, उससे दार्जिलिंग टी का जो ब्रांड वैल्यू है वो डाइल्यूट होगा। तो इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर लाया गया कॉन्सेप्ट ऑफ जीआई कि आप दार्जिलिंग टी नाम तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप दो क्राइटेरिया पूरा करें। एक तो क्वालिटी वैसी होनी चाहिए और दार्जिलिंग से ही बननी चाहिए। सिर्फ क्वालिटी से भी नहीं होगा। अगर आप कांचीपुरम साड़ी अपने साड़ी को बनाना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं कि ये कांचीपुरम साड़ी है, तो सिर्फ कांचीपुरम साड़ी वाली क्वालिटी से नहीं होगा, आपको कांचीपुरम में बनाना भी होगा। सो दिस इज हाउ जीआई टैग गारंटीज टू थिंग्स, क्वालिटी एज वेल एज प्लेस ऑफ ओरिजिन। जीआई टैग दिया जाता है एज पर स्टैट्यूटरी प्रोविजन जो हमारे देश में है जीआई एक्ट ऑफ 1999। तो ये जो कानून लाया गया जीआई एक्ट ऑफ 1999 जिसके अंतर्गत अलग अलग प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया जाता है, इट इज इन लाइन विथ डब्ल्यूटीओ बेस फाउंडेशनल एग्रीमेंट जिसका नाम है ट्रिप्स। ट्रिप्स इज फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। डब्ल्यूटीओ में एक मोटा मोटा एग्रीमेंट लाया गया ट्रिप्स एग्रीमेंट, कल ही हमने बात की डब्ल्यूटीओ के। और उसी ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंदर अलग अलग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्शन देने के में हमने जीआई एक्ट भी लाया 1999 का, जिसमें किसी भी प्रोडक्ट को अगर जीआई टैग मिल गया तो उसको 10 साल के लिए प्रोटेक्शन मिल जाता है एंड दैट कैन बी रिन्यूड सक्सेसिवली। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स या मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को जीआई टैग मिलता है। हमारे देश के अंदर पहला जीआई टैग पाने वाला जो प्रोडक्ट था दैट वाज दार्जिलिंग टी इन द ईयर 2004 एंड 5। जीआई टैग पाने के लिए क्या करना होता है, तो एक एप्लीकेशन रजिस्टर करना होता है एट रजिस्ट्रार ऑफ जीआई, और फिर रजिस्ट्रार जो है उसको पब्लिश करते हैं इन द रजिस्ट्रार जर्नल फॉर 3 मंथ्स। और 3 मंथ्स तक अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आए तो 3 महीने बाद जीआई टैग दे दिया जाता है। जीआई टैग मिल जाने से ऑफकोर्स काउंटर फीटिंग, नकली प्रोडक्ट से बचा जा सकता है, जिससे सप्लायर को भी फायदा, जो जेन्युइन प्रोड्यूसर हैं उनका भी फायदा है, बायर्स का भी फायदा है कि वो नकली प्रोडक्ट से बच पाएंगे, और ओवरऑल ये प्रोडक्ट जब इंटरनेशनल मार्केट में जाएगा तो इंडिया का सॉफ्ट पावर को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। यही बातें यहाँ लिखी है। चोकोआ राइस नोन एज मैजिक राइस, स्टेपल ऑफ असम ट्रूप्स, ब्रह्मपुत्र प्लेन में पाया जाता है, उगाया जाता है मेनली। विंटर राइस, सॉली राइस विच इज सेमी ग्लूटिनस।
जीआई टैग इज इंडिकेटर ऑफ टू थिंग्स, क्वालिटी एंड प्लेस ऑफ ऑरिजिन। और इन दोनों चीजों से जीआई से प्रिवेंट्स काउंटर फीटिंग, जाली प्रोडक्ट, नकली प्रोडक्ट से बचा जा सकता है, प्रोवाइडेड अंडर जीआई एक्ट ऑफ 1999, वैलिडिटी फॉर 10 ईयर्स। दार्जिलिंग टी फर्स्ट टू गेट जीआई टैग। वॉशिंगटन कंसेंसस, कल जो हमने क्वेश्चन दिया था, इट इज एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एंड चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं था, इट हैड जस्ट लैंडर एंड रोवर। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।